वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। आज के लेक्चर से हम हॉब्स के राजनीतिक विचारों को पढ़ने और समझने का प्रयास करने वाले हैं और इसके साथ ही हम देखेंगे कि पिछले लेक्चर तक हमने मैकियावेली के जो विचार जाने थे वहां हमने निरंकुशतावादी शासन और धर्मनिरपेक्ष शासन की एक नींव देख ली थी। उसके बाद आज हम हॉब्स को देखेंगे तो पता चलेगा कि वैज्ञानिक आधार पर जो पहली बार निरंकुशतावादी शासन और धर्मनिरपेक्षता की नींव रखी थी वो इन्हीं के विचारों और सिद्धांतों से मानी जाती है। इसके अलावा एक नई परंपरा की भी इन्होंने शुरुआत की थी जो कि सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन और इसका जो व्यापक विस्तार का श्रेय दिया जाता है वो भी हॉब्स को ही दिया जाता है। इसके बाद हॉब्स के बाद हम जॉन लॉक को पढ़ेंगे और रूसो को पढ़ेंगे। तो ये तीनों विचारक सामाजिक समझौतावादी विचारधारा के माने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हॉब्स से। और हॉब्स को पढ़ने से पहले, उनके राजनीतिक विचारों को जानने से पहले उनका संक्षिप्त जीवनी देख लेंगे ताकि एक उनके व्यक्तित्व की छवि हमारे भीतर बने और उनकी पृष्ठभूमि को भी जान लेते हैं ताकि हमें अंदाजा लग सके कि कैसी पृष्ठभूमि में उनके राजनीतिक चिंतन का पोषण हुआ, ताकि ऐसे निष्कर्ष निकले जो कि एक निरंकुशतावादी शासन या फिर सामाजिक समझौता या जो था धर्मनिरपेक्षतावादी शासन या फिर जो चर्च को राज्य के अंडर में लाने का प्रयास इन्होंने किया था वो कैसी पृष्ठभूमि में संभव हो पाया था। तो थॉमस हॉब्स का जो जन्म है वहीं से चीजें स्टार्ट होती हैं 1588 से। ऐसा कहा जाता है कि जब हॉब्स का जन्म हुआ था उसी समय एग्जैक्टली जो स्पेन था उसने इंग्लैंड पे हमला कर दिया था और जिसे अलमाड़ा का युद्ध भी कहा जाता है। ये एक स्पेनिश जहाज का नाम था अलमाड़ा, उसी के नाम पे इस युद्ध का नाम अलमाड़ा का युद्ध पड़ा। और ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध से या इस अफरा तफरी से इनकी माँ इतनी भयभीत हुई थी कि प्रीमेच्योर एक बेबी के रूप में इनका जन्म हुआ था हॉब्स का। और हॉब्स आगे अपने चिंतन में और उन्होंने अपने लेखनी में ऐसा कहा है कि मैं और भय, स्वयं में और भय जुड़वा शिशु थे। तो हमें ये भय उनके ताउम्र राजनीतिक चिंतन में दिखाई देगा। और जो निरंकुशतावादी या सामाजिक समझौते की बात करते हैं कहीं ना कहीं उसमें की जड़ में ये भय है जिंदगी का, क्योंकि जीवन रक्षा निरंकुशतावादी शासन में ही संभव है। और वो कैसे संभव हो उसे हम आगे देखेंगे कि जब राज्य सब कंट्रोल में ले लेगा तो फिर कम से कम जीवन रक्षा तो बची रहेगी। और इसे ही जीवन रक्षा के सिद्धांत को ही ये सामाजिक समझौते का मूल कारण मानते थे कि ये है तो सामाजिक समझौता है, इसके अलावा ऐसा कोई समझौता नहीं हो सकता। तो इनका जो जन्म हुआ था वो मेलवरी में हुआ था, पोर्ट्सवेट्स मेलवरी। और आप आगे देखेंगे कि एक विद्वान हुए काउले, उन्होंने मेलवरी का दैत्य कहा था। इनके जो धार्मिक विचार थे या फिर जो इनकी एक पुस्तक है लेवियथन से, उसके कारण इन्हें मालवारी का दैत्य कहा जाता है। तो जगह का नाम याद रखिए, इसी कारण इन्हें मालवारी का दैत्य कहा जाता है। इनके जन्म हुआ था उसके कुछ समय बाद ही जो कि इनके पिता पादरी हुआ करते थे, उन्होंने एक व्यक्ति पे हमला कर दिया था, लड़ाई हो गई थी तो उन्हें निष्कासित कर दिया गया था देश से, या जो हम फरारी भी समझ सकते हैं, तो ये चले गए थे। तो हॉब्स के जो बचपन का पालन पोषण है वो इनके अंकल के यहाँ हुआ था। और उसके बाद इन्होंने, चूंकि ये बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी माने जाते थे, इन्होंने ग्रीक भाषाओं का अध्ययन किया, लैटिन का अध्ययन किया, फ्रेंच के विद्वान थे, इंग्लिश आती थी, तो 4-5 भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। इसके बाद इन्होंने जो अपने लेखन का कार्य की शुरुआत की थी वो हम आगे देखेंगे कि कैसे हम थुसीडाइस की एक पेलोपोनेशियन वॉर है वहीं से इन्होंने अनुवाद से अपने लेखन की शुरुआत की थी। और फिर कहीं ना कहीं ज्यामिति का अध्ययन प्राप्त किया, जो कि ज्यामिति के एक विद्वान है, उनसे भी काफी प्रभावित माने जाते थे। तो ज्यामिति के बाद इन्होंने भौतिकता से भी प्रभावित माने जाते थे, जो कि केपलर के ग्रह संबंधी नियम है उनकी एक किताब में भी हमें दिखेंगे। इसके बाद केपलर के बाद जो गैलीलियो थे उनसे भी काफी प्रभावित माने जाते। तो भौतिकतावादी चीजों का इन्होंने दर्शन और राजनीति में प्रयोग किया है, तो एक घोलमेल हमें आगे दिखाई देगा। और इसके बाद जब ये अपने देश लौटे तो इनका देश बिल्कुल एक गृह युद्ध की कगार पे खड़ा हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या था थोड़ा समझ लीजिए कि जो 1640 के आसपास की बात है, तब ये करीब कितने साल के हुए होंगे, 50 साल के तकरीबन हुए होंगे। ये प्रौढ़ावस्था में, अपनी मैच्योर अवस्था में पहुंच चुके थे और ठीक ठाक अवस्था में थे। उस टाइम पे जो इंग्लैंड था वो 2 गुटों में बटा हुआ था।
एक तो राजा था वो चार्ल्स प्रथम था, और दूसरा एक संसद समर्थक ग्रुप था क्रोमवेल के नेतृत्व में, एक वो था और एक चार्ल्स प्रथम था। ये राजशाही के समर्थक थे तो राजा था, और जो कि संसद समर्थक थे तो ये लोग जो थे वो अधिकारों के और संसदीय की शक्तियों को बढ़ाना चाहते थे, जबकि ये सामंतवाद और मध्यकालीन व्यवस्था पे अड़े हुए थे। तो ये लोग जो थे, एक ईसाई धर्म में भी दो शाखाएं चलती हैं, एक कैथोलिक जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, परंपरावादी होते हैं, और जो संसदवादी थे, क्रोमवेल वाले थे, वो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते थे। ये थोड़ी सी सुधारवादी शाखा है प्रोटेस्टेंट की। इन्हीं के बीच युद्ध छड़ा हुआ था कायदे से, और इनकी अपनी अपनी सेना है। इनकी बड़ी मजेदार कहानी, आप अगर समय मिला के इन्हें कभी पढ़िएगा तो इनकी साइड से, जो क्रोमवेल की साइड से था, वो स्कॉटलैंड लड़ रहा था या सहयोग दिया हुआ था, और जो राजा था चार्ल्स प्रथम, उनकी साइड से आयरलैंड ने सहयोग दिया हुआ था, क्योंकि उस समय तक किसी के पास स्थायी सेना नहीं थी। और हम देखते हैं कि इसके अंत में 1639 के समथिंग में जो संसद समर्थक था क्रोमवेल, वो युद्ध जीत गया था या गृह युद्ध जीत गया था। इसे प्यूरिटन क्रांति भी कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा, प्यूरिटन क्रांति। क्रोमवेल युद्ध जीता, उसने संसद की शक्तियों को बढ़ाया, राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र लागू कर दिया। तो हुआ ये कि इसने कुछ किताबें राजतंत्र के समर्थक में लिखी हैं, कुछ क्या जो लेवियाथन वगैरह लिख चुका था वो, या फिर जो इसके पहले भी लिखी थी, वो उसमें खासकर निरंकुश राजतंत्र का सीधा सीधा समर्थन किया था। तो उस चक्कर में इसके प्राण संकट में आ गए थे। ये भाग के फ्रांस पहुंचता है और वहीं कुछ 12 साल का प्रवास व्यतीत करता है, और उसके बाद वहां एक राजा को या बालक को शिक्षित करता है, जो अल्टीमेटली क्रोमवेल की मृत्यु के बाद शासक बनता है। होता ऐसा है कि जब चार्ल्स प्रथम को ये क्रोमवेल हरा के फांसी पे चढ़ा देता है, तो उसके बाद जो उनका परिवार था वो फ्रांस भाग जाता था, और फ्रांस में, पेरिस में उसकी शिक्षा अल्टीमेटली हॉब्स के द्वारा ही की जाती है। तो फिर जब ये गद्दी पे बैठता है तो वापस हॉब्स को इंग्लैंड में एक अच्छा पद मिलता है, उसकी प्रतिष्ठा उसे प्राप्त होती है पुनः, और फिर वो आगे कुछ अपनी रचना और लिखता है, जिसे हम आगे देखेंगे। तो आई होप आप ये सारी कहानी समझ गए होंगे कि ये लोग जो थे संसद समर्थक, ये लोग राजतंत्र समर्थक थे, ये संसद समर्थक थे। ये राजशाही को हटाना चाहते थे और ये उसे बनाए रखना चाहते थे। आइए अब कुछ इनसे संबंधित फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बेसिकली ये नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपके लिए एक ओवरऑल पता होनी चाहिए चीजें, और कनेक्ट अच्छी होती है किस काल की बात है। तो इनका जन्म 5 अप्रैल 1588 को हुआ था, और जन्म स्थान का थोड़ा सा आप विशेष याद रखिए, मालवरी इंग्लैंड, जो कि काउले नामक विद्वान था, इन्हें मालवरी का दैत्य कहता था। और मृत्यु 4 सितंबर 1679 को हुई थी। और मृत्यु के संबंध में भी इनका जो मित्र था, और बाद में उन्होंने इनकी जीवनी भी लिखी है, वो कहा करते थे कि मृत्यु का भय जो था वो जीवन के साथ और जीवन के बाद तक हॉब्स के साथ बना रहा। ये मृत्यु से खासकर डरते थे, और ठीक ठाक 91 एज तक वो जीवित भी रहे। और ऐसा इनके बारे में कहा जाता है कि ये मृत्यु के डर के कारण ही ज्यादा जीने की चाहत में रोज व्यायाम किया करते थे, पर्वत से चढ़ा उतरा करते थे, और बाकी सारी एक्सरसाइज वगैरह भी किया करते थे। इनका जो मुख्य कार्य क्षेत्र है वो राजनीति तो है ही, दर्शन, नैतिकता, गणित, और इसके साथ ही एक भौतिकी और रेखा गणित भी इनका एक फेवरेट एरिया था वर्क करने का। इनके जो मूल विचार हैं वो सामाजिक समझौता, निरंकुश शासन, मानव संबंधी स्वार्थ, मानव स्वभाव का स्वार्थी होना, ये सब हम विस्तार से आगे देखने वाले हैं चीजें। और ये किन किन से प्रभावित थे, तो अरस्तु से प्रभावित थे, और हालांकि ये अरस्तु के आधुनिक काल में सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं, एक चीज आप याद रखिएगा। और ये बोलते थे कि अरस्तु आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक नहीं हूं, वो मैं हूं। हॉब्स खुद अपने आप को बोलते थे कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक मैं हूं, ना कि अरस्तु है। इसके अलावा मैकियावेली से प्रभावित होते थे, फ्रांसिस बेकन और गैलीलियो, जैसे कि मैंने बताया कि उनके और केपलर के जो नियम थे वो इनकी एक किताब में भी हमें देखने को मिलेंगे आगे, कि कैसे उन्होंने मानव जीवन पर वो नियमों को लागू किया है। इसके अलावा जो इनकी परंपरा को आगे बढ़ाया है या फिर इनसे जो प्रभावित विचारक रहे, उनमें जॉन लॉक का नाम एक मुख्य रूप से आता है, जीन जैक रूसो, ये दोनों सामाजिक समझौते की परंपरा से जुड़े हुए हैं, इन्हें भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद इमैनुअल कांट भी इसी से जुड़े हुए हैं, तो इन सबको भी हम कहीं ना कहीं आगे देख लेंगे थोड़ा। चलिए अब इनके परिचय के बाद हम इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। हॉब्स की रचनाओं में जो सबसे प्रमुख रचना है वो लेवियाथन मानी जाती है,
इनने कुछ 8-10 मुख्य रचनाएं लिखी हैं। इनमें से 4-5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको थोड़ा सा हम आज विस्तार में देखेंगे। बाकी एक सरसरी निगाहों से आप नाम सबकी याद रखिएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि अरस्तु के ये सबसे बड़े आधुनिक काल में आलोचक रहे हैं। तो अरस्तु जो कि मानव को सामाजिक प्राणी कहा करता था और ऐसा बोलता था कि राज्य स्वाभाविक है, इसका विकास हुआ है, ना कि ये कृत्रिम है। इसके उलट जो हॉब्स महोदय है, इन्होंने अरस्तु के विचारों को पलट दिया और राज्य को कृत्रिम माना और माना कि इसका जो स्वाभाविक विकास नहीं हुआ है, बल्कि इसे मानवों द्वारा बनाया गया और मानव के सामाजिक प्राणी के साथ एक जो सकारात्मक अवधारणा अरस्तु ने जोड़ी थी, उसके उलट उन्होंने मानव को स्वार्थी माना, उसका कहीं न कहीं एक नकारात्मक चित्रण किया और इसके पीछे भी जैसे मैकियावेली की पृष्ठभूमि जिम्मेदार थी मानव को नकारात्मक कहने के लिए, वैसे ही हॉब्स के पीछे भी उनकी पृष्ठभूमि जिम्मेदार मानी जाती है। अब हम लेवियाथन के विषय को देख लेते हैं। उससे पहले आप समझिए कि लेवियाथन चीज है क्या। ये तो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि ये, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, कि ये एक समुद्री प्राणी के नाम पे या समुद्री राक्षस के नाम पे उन्होंने अपने शासक का या राज्य का नाम लेवियाथन रखा था। ये अपने राज्य को कॉमनवेल्थ कहा करते थे। ये भी कहीं ना कहीं मैकियावेली से प्रभावित थी चीजें। मैकियावेली भी अपने राज्य को कॉमनवेल्थ कहता था और उसका जो शासन संचालन होगा वो लेवियाथन करेगा, यानी समुद्री राक्षस की तरह एक निरंकुशवादी शक्तिशाली शासक होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो लेवियाथन है वो छोटे छोटे ये सिर दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ऐसे वो बोलते थे कि जो राज्य है वो पूरे इंसानों से मिलकर बना हुआ है और इसके हाथ में उन्होंने दोनों चीजें दे दी। एक तो राजसत्ता का प्रतीक ये तलवार है और दूसरा धर्म सत्ता का प्रतीक ये धर्मदंड है। इनको उन्होंने लेवियाथन के अंदर ला दिया, अर्थात जो लौकिक और पारलौकिक का विभाजन इनसे पहले चला आ रहा था और कहीं ना कहीं मैकियावेली ने भी उसे कुछ हद तक कम करने का प्रयास किया, लेकिन एक वैज्ञानिक आधार के साथ जो इसे कम करने या हटाने का प्रयास किया वो उसका श्रेय हॉब्स को ही जाता है। तो आइए अब इसका थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज और ले लेते हैं। इसका जो मुख्य विषय था वो राजनीतिक दर्शन और सामाजिक अनुबंध सिद्धांत यानी सामाजिक समझौता सिद्धांत, इसका कोर है लेवियाथन का। इसका प्रकाशन 1651 में किया गया था। इसके जो मुख्य विचार हैं उनको एक एक कर बिंदुवार हम जान लेते हैं। पहला तो इसमें जो मानव स्वभाव है यानी मानव की प्रकृति उसे स्वार्थी और हिंसक माना गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक नकारात्मक चित्रण है। वो बोलते थे कि मानव स्वार्थी है, हिंसक है और हम आगे जाके इनकी प्राकृतिक अवस्था या प्रारंभ की स्थिति की चर्चा करने वाले हैं, तो आप इसे बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे कि ये जंगली मानव का चित्रण किया करते थे और उसी से बचने के लिए और मत्स्य स्थिति से मुक्ति पाने के लिए ये कहीं ना कहीं सामाजिक समझौते की चीज लेके आए थे। और जैसे कि हम प्राकृतिक अवस्था की बात ही कर रहे थे, तो वही आ गया कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन अकेला, नितांत अकेला, गरीब, पशुवत और छोटा होता है। कभी भी किसी को कोई मार सकता है। पशुवत जिंदगी है, कोई ना सभ्यता है, ना संस्कृति है, ना समाज है, ना राजनीति है, गरीब है और अकेला है। इसके अलावा जो सामाजिक अनुबंध के माध्यम से लोग अपनी स्वतंत्रता का एक हिस्सा शक्तिशाली शासक यानी लेवियाथन को सौंप दिया जाएगा, तो जिससे बाकी सबकी जिंदगी और स्वयं व्यक्ति की भी जिंदगी सुरक्षित की जा सके। इसके अलावा राज्य को एक लेवियाथन के रूप में परिवर्तित किया है। मैंने जैसे कि बता चुका हूं, ये समुद्री दैत्य हुआ करता था वहां की पौराणिक कहानियों में लेवियाथन, तो उसी के भांति इन्होंने राज्य के शासक को चित्रित किया एक शक्तिशाली रूप में प्रदर्शित करने के लिए, एक उसके पीछे वजन लगाने के लिए उसे लेवियाथन का रूप दिया गया है। ये देख सकते हैं कि ये लेवियाथन का ही मुख्य पृष्ठ है, जो कि नीचे आप देख सकते हैं लिखा है लेवियाथन। इसके अलावा उन्होंने जो राज्य के लिए कुछ सिद्धांत बना है वो पहले तो धर्मनिरपेक्ष है, पूर्ण अधिकार यानी एब्सोल्यूट सोवेरेनिटी है राज्य के पास। उसके अलावा निरंकुश शासन की अवधारणा का भी उन्होंने समर्थन किया है। लेवियाथन के बाद अब उनकी 3 अन्य रचनाएं भी महत्वपूर्ण है जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। डी सेवे, डी कॉर्पोरे और डी होमाइन। पहले तो एक चीज जान लीजिए आप कि ये तीनों के लिखने के लिए उन्होंने एक साथ ही इनका प्लान किया था कि एक महान रचना या मैग्नम ऑप्स की रचना करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने प्लानिंग की थी कि पहले वो लिखेंगे पदार्थ या मानव शरीर के ऊपर, उसके बाद मानव स्वभाव के ऊपर और अंत में लिखेंगे समाज के ऊपर। तो जो उन्होंने पदार्थ या शरीर के बारे में लिखनी थी वो डी कॉर्पोरे थी। इसके अलावा जो मानव स्वभाव पे उन्हें लिखनी थी वो डी होमाइन थी
और जो समाज पे लिखनी थी वो डी सेवे थी। चूंकि 1640 के समय परिस्थितियां बदल गई थी, इंग्लैंड की वो गृह युद्ध की कगार पे था, और जैसा कि मैंने बताया कि क्रॉमवेल और चार्ल्स प्रथम एक दूसरे पे तलवार ताने हुए थे, तो गृह युद्ध या प्यूरिटन क्रांति की आभास उन्हें पहले हो चुका था, तो वो देश छोड़ के भाग गए थे और उन्होंने ये दर्शन और फिलोसफी को छोड़ के राजनीति पे अपना ध्यान केंद्रित किया और पहली रचना से शुरुआत की डी सेवे से, जिसमें समाज का वर्णन है, डी कॉर्पोरे में मानव शरीर के संबंध में पदार्थ और उसकी संरचना से संबंध में वर्णन है, जो कि भौतिकी से उसे जोड़ा गया है, और अंत में डी होमाइन यानी मानव स्वभाव और उसकी प्रकृति से संबंधित वर्णन इसमें मिलता है। तो आइए एक एक करके इन्हें देख लेते हैं। एक चीज और, ये तीनों का प्लानिंग एक साथ किया था और तीनों की जो रचना है वो लैटिन में की गई थी, उनका बाद में इंग्लिश में अनुवाद हुआ है। ये मूलतः लैटिन में लिखी गई थी और पेरिस में इनकी रचना हुई थी। जैसे कि मैंने बताया कि इन्हें देश छोड़ के भागना पड़ा था अपने विचारों के कारण, क्योंकि ये निरंकुश राजतंत्र के समर्थक थे और क्रॉमवेल जीत गया था, तो देश छोड़ के भागे, पेरिस में शरण ली और फिर वहीं इन तीनों पुस्तकों की उन्होंने रचना भी की थी। इनमें पहली जो है डी सेवे है, इसमें नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी और राज्य के बीच संबंधों को बताया गया है। इसमें उन्होंने नागरिक समाज की प्रकृति, उसके अधिकार, उसके कर्तव्यों का विश्लेषण किया है, यानी जो नागरिक होते हैं उसके समाज में क्या अधिकार है और क्या कर्तव्य है, इनका विश्लेषण इस पुस्तक में देखने को मिलता है। राजसत्ता का समर्थक और संप्रभुता की परिभाषा, ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संप्रभुता का वर्णन हॉब्स किस पुस्तक में किया था, तो सोवरेनिटी का वर्णन जो डी सेवे में है, जो कि समाज से संबंधित है। इसके अलावा उन्होंने निरंकुश शासन को स्थिरता के लिए अनिवार्य बताया, जैसे कि मैंने उनकी परिस्थितियां आपको बता दिया, कितनी अराजकता भरे दौर में उनका जन्म हुआ था और ताउम्र वैसे बीता भी पहले गृह युद्ध, फिर प्यूरिटन क्रांति और उससे पहले अल्माड़ा का युद्ध, तो कुल मिला के जीवन उनका इसी में निकल गया। तो इसलिए वो एक निरंकुश शासन को अनिवार्य मानते थे कि कम से कम जीवन रक्षा हो सके, और जीवन रक्षा का हुई आधार मान के उन्होंने सामाजिक समझौते का सिद्धांत भी दिया था। इसके अलावा जो दूसरी रचना थी, ये पहली 1542 में हुई थी, और सॉरी 1642 में इसकी प्रकाशन हुआ था। इसके अलावा जो दूसरी रचना थी वो 1655 में आई, जिसका नाम डी कॉर्पोरे था। इसका जो संबंध था वो जो मानव शरीर से संबंधित था, उसकी संरचना और उसके पदार्थ से संबंध में था, और इसका कहीं ना कहीं उन्होंने एक गति से भी जोड़ा जो कि भौतिकी से रिलेटेड था। तो कुल मिला के भौतिकी और दर्शन को इन्होंने मिलाने का प्रयास किया था। ये बोलते थे कि मानव में गति होती है, जैसे कि कोई यंत्र गति करता है, ऐसे ही मानव भी गति करते हैं। तो यंत्र जो था वो भौतिकी से रिलेटेड चीज थी। दर्शन में जो इंसान का शरीर माना जाता है और इसका मूल तत्व खोजने का प्रयास किया जाता है दर्शन में, तो ये दर्शन में शरीर और यंत्र और शरीर को जोड़ के उनका कंपैरिजन किया है। इसमें बेसिकली वही है, इसमें भौतिकी और दर्शन के बीच संबंधों का विश्लेषण किया गया है। आप समझ गए होंगे कि मानव को एक यंत्रवत बताया उन्होंने। तर्क और विज्ञान के आधार पर समाज और सरकार की इसमें व्याख्या भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो इनकी तीसरी रचना थी सीरीज में मैग्नम ऑप्स लिखने के प्रयास में, वो थी डी होमाइन। इसमें उन्होंने मानव की प्रकृति के संदर्भ में वर्णन किया है और मानव के मनोविज्ञान यानी उसकी साइकोलॉजी के संदर्भ में वर्णन किया है, और कहीं ना कहीं एक आदिम स्थिति की भी चर्चा की है। इसमें उन्होंने मानव प्रकृति और उसके व्यवहार का विश्लेषण किया है, मनोविज्ञान और राजनीतिक दर्शन के बीच संबंधों पर चर्चा की है, यानी मानव का मनोविज्ञान कैसा है, फिर उसी के आधार पर वो राजनीतिक सिद्धांतों का भी प्रतिपादन करेंगे। इसमें कहीं ना कहीं एक अनुभववादी अप्रोच आपको दिखाई देगी कि जैसा वो अनुभव कर पा रहे होंगे मानव स्वभाव के बारे में, जैसा उन्होंने देखा, उसी अप्रोच को लगा के उन्होंने सिद्धांतों का निर्माण किया। अन्य इंपॉर्टेंट रचना है द एलिमेंट ऑफ लॉ। आप इस लॉ शब्द से कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि जैसे कि केपलर ने ग्रह संबंधी नियम दिए थे, और उसके बाद जो गैलीलियो आए थे, उन्होंने भौतिकी के संदर्भ में जो नियम दिए थे, कहीं ना कहीं उन्होंने इसे राजनीति दर्शन के क्षेत्र में लगाने का प्रयास किया और मानव की प्रकृति को समझाने का प्रयास किया गया है। इसकी जो प्रकाशन हुआ था वो 1640 में हुआ था। आप थोड़ा सा सन याद रखिएगा, 4-5 पुस्तकों का ही, लेवियाथन का, उसके बाद डी सिविट, डी होमाइन और डी कॉर्पोरे, उसके बाद द एलिमेंट ऑफ लॉ। कम से कम इन 4-5 किताबों का तो आपको याद होना चाहिए। क्रम भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो इसमें मुख्य प्रतिपादक विचार थे वो मानव प्रकृति और राज्य के बीच संबंधों का विश्लेषण इसमें भी दिया गया है, राजनीति संबंधित है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रारंभिक स्वरूप इसी किताब में है, क्योंकि आप इसका सन देखिए 1640, और जो लेवियाथन आई थी वो 1651 की समथिंग की किताब है। तो
आप यहाँ देखिए कि प्रारंभिक रूप से जो सामाजिक समझौते का प्रतिपादन है वो द एलिमेंट ऑफ लॉ में दिया गया है। इस चीज को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज है। इसका अन्य नाम या पूरा नाम कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है, एलिमेंट ऑफ लॉ, नेचर एंड पॉलिटिक्स। इसके अलावा एक दूसरी किताब है, इसी से नाम मिलता जुलता है, द एलिमेंट ऑफ फिलोसफी। इसमें भी जो दर्शन और विज्ञान से संबंधित चीजों का वर्णन किया गया है और जो दर्शन शास्त्र के मूल सिद्धांतों का विश्लेषण, विज्ञान और दर्शन शास्त्र के बीच संबंधों की चर्चा है। तो कुल मिला के वही बात है। आप नाम बस याद रखिएगा, बेसिकली उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है उनका, द हिस्ट्री ऑफ सिविल वॉर ऑफ इंग्लैंड। जैसे कि मैंने बताया कि सिविल वॉर जो 1642 से लेके 1651 या 49 तक मोटा मोटा माना जाता है, इसके 2 चरण माने जाते हैं, तो उसी से संबंधित है कि इसमें अंग्रेजी गृह युद्ध का इतिहास दिया गया है और उन्होंने इस पर विस्तार से चर्चा भी की है। ये थोड़ी सी बात की रचना है 1679 के आसपास की। इसमें अंग्रेजी गृह युद्ध के इतिहास का विस्तार से वर्णन है और जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है इस ग्रंथ के बारे में, इसमें राजनीतिक अस्थिरता और उसके प्रभावों की भी चर्चा की गई है। इन सब ग्रंथों के अलावा उन्होंने 2 मेनली जो व्यक्ति थे उनके अनुवाद भी किए हैं, उनके ग्रंथों के अनुवाद किए हैं। एक तो थुसीडाइस थे और दूसरे होमर थे। थुसीडाइस जैसा कि आप प्लेटो से याद कर पा रहे होंगे, हमने प्लेटो का अध्ययन किया था, तो शुरुआत यहीं से हुई थी कि 500 ईसा पूर्व में वहां एक थुसीडाइस नाम के व्यक्ति हुए थे। उन्होंने जो 500 ईसा पूर्व में एक पेलोपोनेशियन वॉर हुआ था स्पार्टा और एथेंस के मध्य, जिसमें स्पार्टा जीता था, एथेंस हार गया था। इसका इतिहास लिखा था द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर। इसका अनुवाद किया था हॉब्स ने और जो कि उनका पहली रचना मानी जाती है। तो इन्होंने जो अनुवाद किया था वो थुसीडाइस नाम से किया था। इसके अलावा होमर की 2 रचनाएं इलियड और ओडिसी का भी इन्होंने इंग्लिश में अनुवाद किया था। तो चलिए इनका थोड़ा सा व्यापक ग्रंथों का सिलसिला है। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जो अगले लेक्चर होंगे उनमें हम इनके जो राज्य संबंधी सिद्धांत है यानी सामाजिक समझौते के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम इनके धर्मनिरपेक्षता संबंधी विचार और इनसे भी पहले हम इनके जो अप्रोच हैं यानी दर्शन पद्धतियां या अध्ययन पद्धतियां, उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।